सर 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की? इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले जाएं, 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी। कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया। फिर आया कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला। भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, नई रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज़ को काम और ज़्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ पे। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी के कारण आज भारत 6 to 8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा। और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफ़ी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप ₹1 खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं में जो कुछ भी बदलाव, उससे जो बदलाव हुआ है, उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं? बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रीफाई कर चुके। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया। जो पुरानी पटरियाँ थी, हालत बहुत ख़राब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सब को रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। 1,300 स्टेशंस का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशंस में से करीब करीब 250 स्टेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना। पुराने कई वर्षों पुराने
जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, उनको वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, उन सब के साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट, जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं जी। तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कंप्लीट किया। ओके सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग PPP कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है PPP को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है? जनरली PPP माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है। चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे। सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है। वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं? सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए। आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है। और पीएम प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये 3 चीज़ें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए जब सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं वो ध्यान से आए। सेकंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मोस्ट मॉडर्न सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिज़ाइन की हुई ये चिप्स है। ओके। ये चिप्स स्टूडेंट के डिज़ाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिज़ाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस टेस्ट कर, बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज़ भी किया। हाल ही में डावोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज़ करके बच्चे, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिज़ाइन की और मैन्युफैक्चर की। 20 से ज़्यादा नहीं गिन पाए। वाह। तो अब 2 सालों में, अगले अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं? बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है। विद इन
4 years जो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिज़ाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना। और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिज़ाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे जी। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है। ओके सर, एक चीज़ हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फ़ोन का एक बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहाँ पर हम आगे का सफ़र कैसे देख रहे हैं? बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी तो आपको ये एक फुल ब्लॉक दिखेगा, स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट? जी जी। इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज़्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट? इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आगे। अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। करीब 250 फैक्ट्री होंगी। कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। एक एग्जांपल आपको दूंगा। ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देश से, भारत से एक्सपोर्ट होने लगी। तो अगले, अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज़ करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना। सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफ़ी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पे ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफ़ी उस पर अपनी बात जो बहुत ही मजबूती के साथ रखा था। इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके ज़रिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है, वो अगर बता सकें। ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया, और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज़ के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं। घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं,
उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज़ कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फ़ोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। और ऑन एन एवरेज सोसाइटी उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीज़ें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था। और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब मैं परिवार हमारा खुश है। लेकिन इस तरह के कई एग्जाम्पल्स। लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए, ये बात ठीक है आपकी, तो आप कैसे उस पर रोक लगाने ये की बात बात ठीक कर है। रहे हैं? देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो कुछ हद तक 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीक़ों से करने का प्रयास करते हैं। चाहे कोई भी, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो, तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है। और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके। ओके सर, अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे, और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो? टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट एआई। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिस पे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी। और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल, और टेलीकॉम में एआई का रोल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी? जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नेस्कॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है, आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है। अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।